हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन एंड वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभिव्यक्ति और माध्यम की हिंदी की बुक है, क्योंकि मैंने आपको अंतराल की वन शॉट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। अब बचता क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम। हिंदी कोर की भी मैंने वीडियोस बना दी हैं आपकी वन शॉट। अब जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको पता ही नहीं है अभिव्यक्ति माध्यम में क्या क्या पढ़ना है, या अगर सिलेबस पता है पर ये नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, तो ये आज की वीडियो उनके लिए है। 2026 का बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है और मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वन शॉट करवाने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे @class 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो भी हम नई वीडियोस बनाते हैं। ठीक है भाई, हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह डाल दिए जाते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो कि है कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हमारे जनसंचार के माध्यम होते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। अब जब आप जनसंचार करते हो, यानी कि आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो जब बड़े समूह तक पहुंचानी है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है, तो इसमें 3-4 चीज़ों के नाम आते हैं। अखबार आती है भाई, इसमें हम इसको पढ़ते हैं। रेडियो है जिसको हम सुनते हैं। टीवी है जिसको हम देखते हैं। और इंटरनेट क्या है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो अब ये माध्यम तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब होता क्या है, अखबार को जो लिखा जाता है तो उसकी भाषा एक तो विस्तृत होती है, उसको डिटेलिंग में लिखा जाता है, साथ ही साथ वो लिखित में होता है। ठीक है, और इसको जब मैं आपको स्टाइल बताऊं कैसा होता है, तो बहुत स्थिर होता है। वो जो भी आपने पढ़ा है उसको आप पढ़कर कभी भी समझ सकते हो। ये मैं अखबार की बात कर रहा हूं। विस्तृत होता है, रिटन में होता है, स्थिर होता है। बात करें रेडियो की, तो रेडियो की भाषा बहुत सरल और आम बोलचाल की भाषा होती है। जो रेडियो में बातें कही जाती हैं वो मेक श्योर किया जाता है कि आम लोगों को, खासकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आसानी से समझ आ सके। केवल ध्वनि सुनकर इसमें क्या है समझना होता है आपको। जो पूरा समाचार होता है, मतलब पूरा ये ध्वनि आधारित ही होता है। फिर बात करते हैं हम टीवी की। टीवी में दृश्य भी दिखते हैं, साथ साथ आपको शब्द भी दिखते हैं जब आप न्यूज़ देख रहे होते हो, और चित्रों के साथ थोड़ी सी ताजगी आ जाती है। मतलब जब चित्र भी दिखते रहते हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होती है खबर को। बात करें इंटरनेट की, तो भाई ये मिश्रित शैली है। इंटरनेट पे आपको टेक्स्ट यानी कि जो वर्ड है वो भी लिखे हुए दिखेंगे, आपको ऑडियो भी दिखेगी, आपको वीडियो भी दिखेगी। ठीक है, तो जैसे आपने मतलब यूट्यूब पे कोई न्यूज़ चैनल खोल लिया, इंटरनेट पे खोला है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट भी दिखेगा, वहाँ पे आपको विजुअल्स भी दिखेंगे, वहाँ पे आपको ऑडियो भी दिखेगी। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इंटरनेट पे। अब जितने भी माध्यम होते हैं भाई, हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, हर माध्यम जाना जाता है अपनी किसी ना किसी विशेषता के लिए। जैसे बात करें अगर हम अखबार की, तो अखबार को आप पढ़ो तो आप उसको गहराई से पूरी खबर को समझ सकते हो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सोचने का समय मिलता है। ऐसा नहीं है अखबार में लिखी हुई न्यूज़ बुलेटिन की तरह चलेगी और उसके बाद वो न्यूज़ मतलब एकदम हटी जाएगी, ऐसा नहीं होता। चित्र व लाइव अनुभव नहीं होते। बस एक दिक्कत है, अखबार में ज़्यादा चित्र होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वहाँ पे आपको लाइव अनुभव नहीं मिलेगा। अखबार में एकदम जो अभी घटना घटी है वो सब नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा बात करें रेडियो की, तो रेडियो को तो आप भाई चलते फिरते सुन सकते हो। जब आपका मन करे तब भाई रेडियो चला लिया, और कम समय में आपको खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे आपको। अगर बात करें रेडियो की, तो आप इसको केवल और केवल सुन सकते हो, इसमें आपको देखने का माध्यम नहीं होता। बात करें टीवी की, अब हम टेलीविजन जिसको कहते हैं, तो इसमें लाइव आप देख सकते हो टीवी, आपको चित्रमयी यानी कि पूरे विजुअल्स दिखते हैं, रोमांचक, थोड़ा देखने में एक्साइटिंग लगता है, आपको मजा आता है खबरों को सुनने में। और हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हमेशा स्क्रीन पर ध्यान देना जरूरी, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब एक तो होता है कि मतलब कि भाई न्यूज़पेपर है, कभी भी आपने पढ़ लिया जब मन किया, लेकिन जब आप टीवी पे देखते हो तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई न्यूज़ छूट गई तो फिर वो एकदम से पीछे आप जाने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अब बात करें इंटरनेट की, तो ये इंटरैक्टिव माध्यम है। आज की डेट में हमें जो भी जानकारियां मिलती हैं, एक जानकारियों का विशाल, जो आप कह सकते हो भंडार है, वो विशाल भंडार इंटरनेट है। बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इंटरनेट से, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट में, ऑडियो में, वीडियो में, हर जगह, मतलब हर चीज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इंटरनेट खोलो, आपको टेक्स्ट दिखेंगे। आप अगर कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब जैसे अगर किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो ऑडियो वीडियो भी आपको दिखेगी, आपको विजुअल्स भी दिखेंगे। और इंटरनेट में एक प्रॉब्लम है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, वो स्पीड आपके पास होनी चाहिए जिससे आप चीजों को देख पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी कि मुद्रित, जिसको प्रिंट किया गया है, तो प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, ये जनसंचार का सबसे पुराना आधुनिक माध्यम है। बात कर रहे हैं हम जनसंचार के माध्यमों की, तो सबसे पुराना माध्यम यही है। अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, मैगजीन्स, किताबें, ये प्रिंट माध्यम का एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो आधुनिकता की अगर हम बात करें, खबरें पहुंचाना दूर दूर तक, तो उसमें अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर्स, यही सबसे पुराने हैं। प्रिंट मीडियम में तो भाई यही आता है। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में या कहीं इसके बैकग्राउंड में अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, तो छपाई की शुरुआत चाइना में हुई थी, और जो मॉडर्न आज के जो छापे खाने खुले थे उसका आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने, जर्मनी में छापा खाना खोला था। ये फैक्ट्स याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक है। अब छापा खाना जब यानी कि वो प्रिंटिंग प्रेस खुलता है, तो यूरोप में एक टाइम था जब रेनेसा पीरियड चल रहा था, पुनर्जागरण था। तो पुनर्जागरण में क्या था, पुरानी जो इनकी नॉलेज थी उनको ये दोबारा से अपने लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसको प्रिंट करके आम भाषा में। तो प्रिंटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा पुनर्जागरण काल में। और बात करूं अगर मैं भारत की, तो 1556 में गोवा के अंदर जो ईसाई धर्म का प्रचार करने जो मिशनरी आए थे, मिशनरी क्या होता है, जो लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, जब वो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे सभी को बताया था कि भाई ये ऐसे ऐसे ये प्रिंटिंग प्रेस खोलो और फिर हमें बाइबल प्रिंट करनी है, ठीक है। अब ये जो मुद्रित माध्यम है प्रिंट वाला, इसका महत्व क्या है और इसकी खूबियां क्या है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो देखो, एक तो अगर कोई चीज प्रिंट हो गई तो उसमें स्थायित्व होगा, छपे हुए शब्द लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है तो वो लंबे समय तक सेफ रहेगा। धीरे धीरे पढ़ने की सुविधा, यानी आराम से आप पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ सकते हो, सोचने का समय मिलता है। आप गहराई से न्यूज़पेपर, किताब, मैगजीन पढ़ते 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 सोच सकते हो, ठीक है। और लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी पन्ने से, किसी भी पेज से खबर को पढ़ना शुरू कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसको रख सकते हो भविष्य के लिए सेव करके, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, डिलीट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, सो एज सच कोई दिक्कत नहीं आती। लिखित भाषा का विस्तार, जब लिखित भाषा की बात करूं, तो जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तो भाई आपके अंदर सबसे मेन चीज है अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान, वर्तनी, सही शब्द का चयन। तो प्रकाशन के लिए प्रचलित भाषा का प्रयोग बहुत जरूरी है। जो भी भाषा प्रचलित होती है, ठीक है, जो बोलचाल की भाषा है, जो लोगों को समझ में आए, आम जनमानस को, वही इसमें यूज की जाती है। चिंतन और विश्लेषण का माध्यम, देखो, गूढ़, गंभीर और बौद्धिक विषयों पर लिखने की सुविधा। अगर कोई बहुत गंभीर विषय है, बहुत डिटेलिंग में अगर किसी पे लिखना है, तो ऐसे विषयों के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। पाठक को पढ़ने, समझने और सोचने का समय मिलता है। आपके पास एक न्यूज़पेपर है, ठीक है भाई, आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि इसको 2 मिनट में पढ़ के खत्म करो। आपका मन करे 10 मिनट में पढ़ो, 20 मिनट में पढ़ो, चाहे आप आधे घंटे में पढ़ो। तो शर्त यही है कि भाई एक ही दिक्कत है इसमें, या आप कह लो एक ही इसकी शर्त है, जो पढ़ने वाला है वो साक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा, शिक्षा का स्तर उसका इतना हो कि वो शब्दों को पढ़ पाए, समझ पाए लिखा क्या है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, ये बहुत विश्वसनीय है। बहुत कम चांस होते हैं कि न्यूज़पेपर में कोई फेक न्यूज़ आएगी। ये संग्रह योग्य, आप इसको संग्रहित करके रख सकते हो। स्थायित्व होता है भाई, मैंने आपको बताया। और समाज में विचार, ज्ञान और जागरूकता का प्रसार होता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, आप अप टू डेट रहते हो, आपको करंट की सारी नॉलेज रहने लगती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। मुद्रित माध्यम की कुछ सीमाएं हैं। अब इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, ये नहीं है सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। देखो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको हम अक्सर निरक्षर कहते हैं, तो मुद्रित माध्यम पूरी तरह पढ़ने पर ही आधारित है ना। जो लोग पढ़े लिखना, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो निरक्षर हैं,
वो तो इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ साक्षर समाज के लिए है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो मतलब थोड़ा शिक्षा का स्तर है जिसके पास, उसी के लिए है। और इसके अलावा पाठकों के अनुसार लेखन की चुनौती, होता क्या है कि भाई लेखकों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जो भी न्यूज़पेपर का लेखक है वो देखेगा भाई पाठकों का भाषा का ज्ञान कैसा है, ये न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले हैं क्या उनकी भाषा की समझ उतनी गहरी है जितनी गहरी हम भाषा ना यूज़ कर दें, शिक्षा का स्तर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, ये सब ध्यान में रखते हुए ही न्यूज़पेपर का काम होता है। तात्कालिक समाचार देने में असमर्थ, तात्कालिक यानी कि तुरंत ऑन द स्पॉट अपडेट्स नहीं मिलते। न्यूज़पेपर आज का आया है तो अब कल आएगा, मतलब जो अगर शाम को कोई घटना हुई तो वो नहीं आएगी। सो रेडियो टीवी इंटरनेट तो तुरंत जानकारी दे देता है, ठीक है, रेडियो में भी आ जाती है कोई जानकारी, अगर कोई घटना घटती है टीवी में तो आ ही जाती है ब्रेकिंग न्यूज़। इंटरनेट पे भी आपको अपने ब्राउजर्स पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कोई भी न्यूज़ ऐसी होती है गूगल पे आ जाता है। लेकिन अखबार डेली एक बार छपता है, और जो मैगजीन होती है वो तो साप्ताहिक होती है। भाई मैगजीन में तो भूल ही जाओ कि डेली का अपडेट आएगा, ठीक है, मैगजीन में तो फिर हफ्ते का अपडेट आता है या मंथली आता है। तो डेडलाइन यानी कि हर अखबार और पत्रिका की एक निश्चित समय सीमा होती है कि भाई मान लो अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो इस 6 बजे तक जो भी खबरें आ गई सो आ गई, वही कल छपेंगी, इसके बाद कोई खबर नहीं ली जाएगी। ओके, तो भाई फिर अगर कुछ होगा तो अगले पेपर में फिर देख लेंगे उसको एडजस्ट करके, ये सब चलता है इसके अंदर। स्थान की सीमा, अखबार या पत्रिका में जगह सीमित होती है। देखो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो उसके कॉलम में वर्ड लिमिट्स होती हैं, ये नहीं है आप दुनिया भर का उसमें समाचार डाल दोगे, ऐसा नहीं होता। तो जो भी एडिटर होता है वो एक 250 शब्द की सीमा रखता है वर्ड लिमिट, या इससे कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई सभी खबरों को जगह देनी होती है, फीचर भी होते हैं उसमें, ऐड भी होती है, खबर भी मतलब खबरें भी हैं, ऐड भी है, सब है। और अनलिमिटेड स्पेस तो भाई संभव होता नहीं है इसमें, तो लेखक को उसी वर्ड लिमिट में रहकर अपने लेख को प्रभावी बनाना होता है, जो पढ़ने वाले को मजा आए, अच्छा लगे। गलती सुधारना बहुत मुश्किल है। अगर अखबार या कोई मैगजीन में कोई गलती, कोई मिसप्रिंट हो गया तो फिर उसके लिए अगले एडिशन का वेट करना पड़ेगा जब वो अपडेट होके मैगजीन आएगी, अदरवाइज वो छप गया तो छप गया। इसीलिए एडिटोरियल टीम होती है जिसका काम होता है ग्रामर को चेक करना, जो उसमें वर्तनी स्पेलिंग्स हैं उसको चेक करना, फैक्ट्स को चेक करना, इन सभी की जांच करके उसके बाद ही कोई मैगजीन प्रिंट होती है, उसके बाद ही कोई न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। तो ये सब चीज़ों की चेकिंग होती है। बात करें रेडियो की तो ये श्रव्य माध्यम है, इसको केवल सुना जा सकता है, ठीक है, और इसमें ध्वनि, स्वर और शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्वनि, आपको सुनना है क्या है, आपको स्वर आएंगे, है ना, और इसे श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। यानी कि श्रोता हैं सुनने वाले तो रेडियो भी चलेगा, सुनने वाले नहीं रहेंगे तो भाई रेडियो को भी कोई नहीं सुनेगा। तो इसमें देखो सुविधा ये है कि आप कभी भी कहीं भी इसको रेडियो को, मैं अगर आपको बताऊं कि भाई दोनों में डिफरेंस समझो, एक तो अखबार है, एक तरफ रेडियो है। अब अखबार तो आप जब मर्जी पढ़ लो, है ना, कोई भी खबर उठा के। रेडियो में तो एक प्रसारण का समय होता है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग का, कि इतने बजे से इतने बजे तक ये न्यूज आएगी। दोबारा देखना है तो अखबार को तो बार बार पढ़ सकते हो, पर रेडियो को पीछे लौटकर आप बैक करके सुन नहीं सकते। बात करें कठिन शब्द तो होता क्या, अगर अखबार में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अंडरलाइन कर दो, डिक्शनरी से देख लो। लेकिन रेडियो में इतना टाइम नहीं मिलता, वो बुलेटिन आगे बढ़ जाती है, आपको याद ही नहीं आएगा वो शब्द था कौन सा। श्रोताओं के लिए चुनौती आती है भाई रेडियो में, बुलेटिन का वेट करना पड़ता है, ठीक है, समाचार आपको क्रम से सुनना पड़ता है, एक सीरियल वाइज चलते हैं सारे समाचार, आप मन मर्जी का समाचार नहीं सुन सकते, बीच में कुछ छूट गया तो पीछे नहीं जा पाओगे, रिवाइंड का कोई इसमें वो नहीं होता, जुगाड़ गया तो गया। और रेडियो एक रेखीय माध्यम है, यानी कि शुरुआत से अंत तक क्रमबद्ध प्रसारण, एक सीक्वेंस में ये चलता रहता है, ठीक है, इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है एक, और इसमें पीछे लौटने की सुविधा नहीं होती। यदि समाचार भ्रामक या उबाऊ लगे तो श्रोता तुरंत स्टेशन बदल सकता है। एक चीज है कि भाई इसका स्टेशन बदल दो, ऐसे घुमा के ना अगले स्टेशन पे चले जाओ, रेडियो के स्टेशन होते हैं बहुत सारे, तो नहीं अच्छा लग रहा तो बदल दो। अब इसका जो समाचार लिखा जाता है रेडियो का, उसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या होता है, अखबार से थोड़ा अलग है, ठीक है। रेडियो समाचार क्या है, एक श्रव्य माध्यम है, तो इसको सुनना है तो भाई शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए, आसानी से ऐसी भाषा हो जो समझ में आए, जो पल्ले पड़े, दिमाग में घुसे।
ये ना हो कि दिमाग में ही नहीं जा रही भाई क्या बोले जा रहे हो। तो उल्टा पिरामिड शैली यूज होती है। 90% जो खबरें चलती हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में ही चलती हैं। ठीक है, ये उल्टा पिरामिड शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिरामिड को उल्टा कर दो तो इसमें क्या होगा, सबसे मेन फैक्ट्स पहले दिए जाएंगे, उसके बाद घटते क्रम में फैक्ट्स इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कम होते जाएंगे। ये चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं फॉलो होती, इसमें बस खबरें और फैक्ट्स की बात होती है। ठीक है, और इसमें जो कहानियों की तरह क्लाइमेक्स एंड में नहीं होता खबरों में, ये शुरू में ही मेन खबर बता देते हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं होता इस उल्टा पिरामिड शैली में। अगर कोई आपसे बोले कि लास्ट में निष्कर्ष होता है, नो। ठीक है, मेन खबरें सारी पहले ही दे दी जाती हैं। और उल्टा पिरामिड शैली में जो भी समाचार लिखा जाता है तो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इंट्रो, जिसे मुखड़ा कहते हैं, यानी कि शुरुआत की 2-3 लाइनों में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इसमें आ जाती हैं, शुरुआत की 2-3 लाइन्स में। फिर इसकी बॉडी होती है, थोड़ा और अंदर बताया जाता है, फिर इसका समापन होता है। ठीक है, तो आखिरी हिस्से को हटाया भी जा सकता है। मेन खबर ऊपर वाली है, मतलब सबसे मेन खबर ही, सनसनीखेज खबर, वो आपको पहले ही दे दी जाती है इसके अंदर। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। ठीक है, जब रेडियो के लिए समाचार लिखा जाता है तो उसमें कुछ बुनियादी बातें होती हैं। एक तो जो भी आप लिख के दोगे वो साफ सुथरा हो, समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि रेडियो समाचार सुनने के लिए होते हैं, लेकिन पहले जो वाचक या जो रेडियो पढ़ने वाला है सुन के समाचार, मतलब वो देख के उसको सुनाएगा लोगों को, पहले उसको भी तो समाचार पढ़ना होगा। उसके मन में कंप्यूटर थोड़ी दिमाग में लगा हुआ है कि वो बोलता जाएगा, वो भी तो कोई स्क्रिप्ट देखेगा। तो वो स्क्रिप्ट जो है, वो कॉपी जो है वो गंदी ना हो। ठीक है, अगर वो अस्पष्ट होगी तो बोलने वाला अटक सकता है, और अगर वो अटकेगा तो सुनने वाले को कंफ्यूजन होगी, सुनने वाला सोचेगा भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, ये खुद कंफ्यूज हो गया इस शब्द में। तो रेडियो समाचार के लिए कॉपी कैसे लिखी जाती है, कंप्यूटर पर टाइप करें ताकि एक एक शब्द अच्छे से समझ आए, ट्रिपल स्पेस में। ठीक है, ऐसे स्पेसिंग करके, दोनों तरफ हाशिया छोड़े, दोनों तरफ गैप हो प्रॉपर, एक लाइन 12 से 13 शब्द। ठीक है, लगभग ऐसा ही आप उसको रखें, और शब्द विभाजन ना करें, यानी कि लाइन के अंत में शब्द तोड़ना नहीं है। शब्द अगर कोई एक बड़ा शब्द है तो एक साथ लिखें, और पेज के आखिर में अधूरी लाइन ना छोड़ें। तो ये है अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है रेडियो के समाचार के लिए, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो। उच्चारण और शब्दों का ध्यान, तो कठिन शब्द, संक्षिप्तता, अक्षर यानी कि एब्रीवेशन जो शॉर्ट फॉर्म्स, और जटिल वाक्य ना लिखें। जब भी रेडियो के लिए समाचार लिखा जा रहा है तो यह तो शॉर्ट में एब्रीवेशंस और कोई भी जटिल शब्द जो समझ ना आ रहा हो ऐसा ना लिखें। उसमें कॉपी में ऐसे शब्द ना हो जिन्हें पढ़ते समय जुबान लड़खड़ा जाए, है ना, टंग ट्विस्ट हो जाती है। बहुत बारी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बोल नहीं पाते, तो ऐसा होगा तो वो जो वाचक होगा रेडियो सुन, जो पढ़ के लोगों को सुनाएगा, वो अटक जाएगा। अंक और संख्याएं लिखने के नियम, अब रेडियो समाचार लिख रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जब रेडियो समाचार हम लिखते हैं तो उसके अंदर 1 से 10 तक अगर मान लो गिनती है तो उसको शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 5, 7 और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाता है, डिजिट्स में। और बड़े अंकों को शब्दों में पूर्ण रूप, जैसे 2000, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी 28,37,550। ठीक है, 28,37,550। तो आप ये अगर मान लो जैसे मैं अटका फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप इसी चीज को वर्ड में लिखोगे तो शायद कोई अटकेगा नहीं फिर पढ़ने वाला। और परसेंटेज और डॉलर जैसे संकेत ना लिखें, इसको आप हिंदी में लिखें ऐसे, प्रतिशत या फिर डॉलर। और खेलों का स्कोर और मुद्रा फीसदी के आंकड़े ज्यों के त्यों दशमलव सहित। खेलों का स्कोर है कि मान लो अगर 12.5 ओवर हुए तो आप इसको ऐसे ही लिखो, 60 रन पे 2 विकेट तो इसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, कितने पर मतलब जो है महंगाई कितनी, इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, ये सब भी बताना है तो आप इसको इस तरीके से आंकड़ों में लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का उपयोग, तो हो सके तो आंकड़े कम से कम लिखें, क्योंकि जब रेडियो में ज्यादा आंकड़े आप बताओगे तो सुनने वाले को हो सकता है समझने में दिक्कत आ जाए उसको। मतलब आंकड़े जो है ना वो थोड़े तुलनात्मक हो, ये कंपैरिजन कर सकते हो आप, वो ज्यादा सही रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है कि इस साल गेहूं का उत्पादन 86 लाख टन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि पिछले साल से 7.5% बढ़कर 86 लाख टन इस साल का उत्पादन रहा। ठीक है, तो खबर को कभी भी संख्या से शुरू ना करें, आप थोड़ा बताएं कि पिछले से थोड़ा कंपेयर कर दें कि पिछले साल ऐसा था और भाई इस साल ऐसा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तिथि लिखने का नियम। तो आपको क्या करना है, बोली जाने वाली शैली में लिखें 15 अगस्त 1985,
ये नहीं लिखना आपको जैसे ये लिखा हुआ, ये गलत फॉर्मेट होगा। ये रेडियो समाचार लिखने का मैं आपको वो बता रहा हूँ, कुछ नियम बता रहा हूँ कि 15 अगस्त 1985, 15 अगस्त 2026, इस तरीके से आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे। डेडलाइन क्या है? देखो भाई, रेडियो में डेडलाइन अलग से नहीं होती, बल्कि समाचार के साथ ही जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि देखो, रेडियो 24/7 समाचार 24/7 भाई समाचार प्रसारित करता है, जबकि अखबार दिन में केवल एक बार छपता है। तो जो अखबार में खबर आ गई है ऑलरेडी, तो वो डेडलाइन के साथ ही आती है। और लेकिन रेडियो में क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एज सच कोई यहाँ पे ऐसी डेडलाइन नहीं है, नई खबरें भी आ जाती हैं। टाइम रेफरेंस की बात करूं तो भाई श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा टुडे होता है। रेडियो में जो भी चीजें आप बता रहे हो वो आज के संदर्भ में बताओगे। इसलिए समाचार में क्या शब्द यूज किए जाते हैं? आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के। आज के ताजा समाचार ये आ रहे हैं कि आज दिल्ली का मौसम ऐसा रहने वाला है, आज यहाँ पे बारिश होने की संभावना है, आज यहाँ पे ये हो सकता है। तो ये आज के रेफरेंस में आप सब कुछ चलोगे, मतलब वर्तमान आज का। और इसके अलावा कल, इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, ठीक है, और इस साल, अगले साल, पिछले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार। तो इस तरीके से ये आपको यूज करना है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें आएंगी जो नीचे भी मैंने आपको बता दी हैं। और एब्रीवेशन की बात करें, जितना हो सके तो आप बचो, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो, कंफ्यूजन होती है। अगर जरूरी है तो पहली बार पूरा नाम लिखें, फिर संक्षिप्ताक्षर, यानी कि पहला तो आप उसका पूरा फुल फॉर्म लिख दो। मान लो गवर्नमेंट है तो लिख दो पूरा गवर्नमेंट, बाद में गवर्नमेंट कर लो, ऐसे करके कर लो, ताकि समझ आ जाएगा क्या है। जैसे WTO, ठीक है, यूनिसेफ, सार्क, ठीक है, ICICI बैंक, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। सीधा वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, तो थोड़ा आसान रहेगा उसको पढ़ने में। टेलीविजन का समाचार लेखन कैसे होता है? देखो, अब टीवी के लिए भी तो खबरें लिखी जाती हैं। टेलीविजन क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसमें आपको दृश्य भी दिखते हैं, टेलीविजन में आप सुन भी रहे हो। और टीवी पे विजुअल्स का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो जो भी शब्द आप लिख रहे हो वो मेक श्योर कि वो शब्दों से ही मिलते जुलते दृश्य भी वहां पे रहने चाहिए। तो टीवी के लेखन की कुछ शर्तें होती हैं। आपको टीवी में ज्यादा बोर नहीं करना होता, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करनी होती है आपको। और समाचार हमेशा दृश्य के साथ मेल खाए, ये बहुत जरूरी है। जो समाचार आप दिखा रहे हो, आपका दृश्य भी वैसा चलना चाहिए। और खबर कैमरे से ले गए शॉट्स पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आगे के दृश्य हैं तो पानी का जिक्र नहीं करना है। सॉरी, अगर आग का दृश्य चल रहा है, मान लो आपके विजुअल्स में आग दिखाई जा रही है, तो आप आग ही की बात करोगे, पानी की बात नहीं करोगे वहां पे। तो जैसे विजुअल्स वैसे आपके शब्द। तो अगर मैं आपको बताऊं, अखबार और टीवी में जो इंट्रो का स्टाइल होता है वो विस्तृत होता है अखबार में। जैसे दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में, ये है एक पूरा डिटेल में। टीवी में क्या होता है? आग की ये लपटें, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे। दृश्य की भूमिका अखबार में नहीं होती, अखबार ज्यादातर शब्दों पर चलता है, लेकिन टीवी में मेन भूमिका ही दृश्यों की होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखना कि दृश्य की भूमिका कहां ज्यादा है। टीवी के समाचार में दो हिस्से होते हैं। एक तो पहला हिस्सा है, न्यूज एंकर कैमरे के सामने मुख्य सूचना पढ़ता है। जो भी न्यूज सुनाने वाला है उसके सामने कैमरा होगा और वो उसको न्यूज को पढ़ेगा। दूसरा हिस्सा क्या होगा? पर्दे पर खबर से संबंधित जो है मतलब फुटेज दिखते हैं, यानी कि दृश्य दिखते हैं, सामने दृश्य चलते रहेंगे। अखबार के अखबार कह रहा हूं, न्यूज जो है फिर आप पढ़ते रहोगे। और स्क्रिप्ट दृश्य के अनुसार लिखी जाती है। जो आपको स्क्रिप्ट दी हो गई होगी, आप जो बोल रहे हो वही दृश्य आपके वहां चलेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि स्क्रिप्ट में कुछ लिखा है, जैसे आग लिखी है और दृश्य पानी का चल रहा है, या पानी का दृश्य है और आप लिखा वहां पे आग है। ये नहीं होना चाहिए। मिसमैच शुड नॉट बी देयर। टीवी लेखन की खासियत क्या होती है? देखो, दृश्य के साथ बंधी हुई स्टोरी लाइन, लाइव और अपडेटेड कंटेंट। एक तो जो भी दृश्य दिख रहे होते हैं ना, स्टोरी लाइन उसी के आसपास होती है, भटकी हुई नहीं होती। और लाइव और अपडेटेड कंटेंट, जो टीवी है वो लाइव है, आपको सारी की सारी जो लेटेस्ट खबरें हैं वो टीवी पे मिलती रहती हैं। और बदलाव की प्रक्रिया निरंतर, नए फॉर्मेट और तकनीकी बदलाव लगातार आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। अभी बीच में आया था ना, AI एंकर आ गई थी आज तक पे, तो ऐसे ही नए नए अपडेट्स टीवी पे आते रहते हैं आए दिन। टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं। सबसे पहले तो आती है ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो बड़ी खबर का पहला एक संकेत होता है ब्रेकिंग न्यूज। कम से कम शब्दों में सिर्फ सूचना दी जाती है ताकि एक अलर्ट मिल जाए। फिर आता है ड्राई एंकर, ठीक है, ये दूसरे चरण है।
इसमें क्या है, एंकर सीधे सीधे जानकारी देता है, जो एंकर है न्यूज चैनल का, कहाँ क्या कब कैसे हुआ स्पष्ट बताया जाता है। और दृश्य आने तक एंकर ही सारी जानकारी मतलब जो रिपोर्टर से मिलती है वो देता रहता है, इसमें कोई दृश्य अभी तक नहीं आए। फिर फोन इन, अब एंकर क्या है, रिपोर्टर से लाइव बात करता है कि भाई वहां क्या चल रहा है, रिपोर्टर घटनास्थल पर रहता है, वो बताता रहता है। फिर एंकर विजुअल, फिर घटना के दृश्य मिलने लगते हैं तो वो विजुअल्स दिखाए जाते हैं। तो शुरुआत तो हुई सूचना से और एंडिंग हुई दृश्य से, लास्ट में विजुअल्स वगैरह भी ऐड कर दिए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट का मतलब होता है कथन, यानी कि जो भी है वहां पे अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो उसका कथन दिखाना। और बाइट खबर को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता देता है, वहां पे अगर कोई मौजूद था और उसने वो देखा है तो उसकी एक बाइट ली जा सकती है, उसको दिखाया जा सकता है चला के। और फिर है लाइव, इसको हम कहते हैं सीधा प्रसारण, घटनास्थल से कोई चीज जब लाइव दिखाई जाती है, ठीक है। तो रिपोर्टर प्लस कैमरामैन इसमें रहते हैं, ओबी वैन से तुरंत दृश्य भेजते हैं। एक वैन होती है इनकी, ये वाली आपने देखा होगा छतरी सी लगी होती है, ये लाइव वैन होती है। ये मान लो रिपोर्टर खड़ा है, सामने कैमरा है और वो मैं आज यहाँ से लाइव हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना। इस तरीके से प्रॉपर एक लाइव फुटेज वहां पे चलती रहती है और टीवी पे आती है। फिर है एंकर पैकेज, खबर को संपूर्णता से पेश करने का तरीका। इसमें घटना के दृश्य भी दिखाए जाएंगे, लोगों की बाइट्स भी होंगी, इसमें ग्राफिक्स भी होंगे, थोड़ा सा उसको और अच्छा कर दिया जाएगा, खबर को डिटेल में बताया जाएगा। अब टीवी में ध्वनियों के प्रकार, एक तो होती है कथन की ध्वनि आती है, भाई घटना से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं वो भी एक ध्वनि है। सिर्फ पुष्टिकरण नहीं बल्कि खबर की संरचना का हिस्सा है, मतलब जब खबर बनती है तो उसमें बाइट्स बहुत जरूरी हैं। और बाइट दो दृश्यों या वॉइस ओवर के बीच का काम करती हैं, मतलब अगर वॉइस कोई बाइट चल रही है बीच में तो बहुत सही है, वो एक ब्रिज का काम करेगी, वो खबर को और जोड़ेगी। फिर है प्राकृतिक आवाजें, दृश्य के साथ आने वाली कुछ ऐसी भी आवाजें होती हैं जो हो सकता है अनचाही हो, कोई चिड़िया चहक रही है उसकी आवाज है, गाड़ियों की आवाज है, मशीनों का शोर है, ठीक है, कोई आंदोलन कर रहा है तो नारे चल रहे हैं, तो पीछे से सब सुनाई देता रहता है, ठीक है, जब कोई भी रिपोर्टर रहता है वहां पे मैदान में। टीवी खबर में ध्वनियों का महत्व, देखो बाइट और नेट साउंड से खबर जीवंत होती है, जब पीछे से चहचहाट पहपाहट आती रहती है तो लगता है चलो भाई यहाँ कुछ रियल खबर तो चल रही है, और सिर्फ बताना नहीं दिखाना और सुनाना जरूरी है, ठीक है। जब कुछ सुनाई देगा तो और अच्छा लगता है। और जब आप देखो पीछे अगर थोड़ा वैसा माहौल है ग्रीनरी सा और चिड़िया चहक रही है तो एक नेचुरल सा बहुत बढ़िया मूड बनता है, खबर सुनने में भी अच्छी लगती है, फिर ऐसा भी होता है कुछ लोगों का। तो जो टीवी की स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो उसमें सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, स्पष्ट और सरल भाषा में होते हैं। ध्वनि और दृश्य का एक बैलेंस रहता है कि जो ध्वनि बोल रहे हो दृश्य वैसा ही दिखे। संपादन सुगठित हो, यानी कि जो भी उसका एडिटर है, न्यूज का एडिटर है, वो अच्छे से एकदम अच्छे से उसको प्रॉपर आगे करे पास। तो रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है भाई। रेडियो टीवी आम आदमी का माध्यम है, श्रोता और दर्शक पढ़े लिखे से लेकर निरक्षर, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक हर कोई इसको समझ सकता है रेडियो और टीवी को। और भाषा ऐसी है जो सिंपल स्पष्ट हो, मतलब एक ऐसी भी नहीं हो कि बिल्कुल ही गिरी हुई भाषा, एक गरिमा बनी रहे भाषा की, लेकिन सिंपल स्पष्ट हो। सरल भाषा होगी तो बोलचाल के करीब की भाषा होगी तो सही रहेगा, वाक्य छोटे हैं, सीधे हैं, स्पष्ट होने चाहिए। और खबर लिखने से पहले खुद समझनी है पहले आपको, ठीक है। सोचें कि अगर आप परिवार या दोस्तों को कैसे बताएंगे, तभी आप खबर को आप सक्सेसफुल बना पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को सुना नहीं रहे हो, आपके घर वालों को ही अगर मान लो सुनाया, उनको ही समझ नहीं आया, तो जनता क्या समझेगी भाई। तो आपको समझ में आनी चाहिए। भाषा की जांच कैसे करनी है भाई, जो समाचार लिखा है उसको बोल बोल कर पढ़ो, पता चलेगा कि फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, और इसको पढ़ना इजी है या नहीं एंकर के लिए, और ये समझने में अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ इजी है या नहीं। किन शब्दों से बचना चाहिए, देखो अखबारों में सामान्य लेकिन रेडियो टीवी में वर्जित शब्द, जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित क्रमांक, ये सारे शब्द रिटर्न में होते हैं, ये सारे शब्द रेडियो में या टीवी पे नहीं आते, ठीक है। द्वारा का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे वाक्य भ्रामक हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे क्या है, द्वारा ऐसा लग रहा है पुलिस चोरी कर रही है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कुछ भी। यहाँ पे आप लिखो पुलिस ने चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया, तो द्वारा शब्द वगैरह यूज नहीं किया जाना चाहिए, हो सके तो बचना चाहिए। किन शब्दों का प्रयोग करें, अब देखो और, या, लेकिन ये शब्द यूज करो, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, यद्यपि, ये सब रिटर्न में अच्छे लगते हैं, बोलचाल में अच्छे नहीं लगते हैं। शब्द और शैली के नियम क्या है, देखो भाई ऐसे शब्दों का यूज करो जो चलते हो, ट्रेंड में हो, बोलचाल की शैली हो थोड़ी,
क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री यूज कर लो, स्थानांतरण की जगह तबादला यूज कर लो, पंक्ति की जगह कतार कह लो, भाई एक कतार में लोग खड़े हैं। तो जितनी भाषा स्वाभाविक है अच्छी रहेगी, ठीक है। जो जरूरत नहीं है उतना विशेषण वगैरह या सामासिक शब्द या कठिन बहुत ज्यादा तत्सम शब्द वगैरह का यूज ना करें। मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो लेकिन लिमिट में। ऐसे मुहावरे हो जो समझने में आसान हो, ऐसे भी मुहावरे ना हो जो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी टीवी रेडियो भाषा की विशेषता यही है, छोटे वाक्य होंगे, एक ही वाक्य में बात खत्म, एक तालमेल बना रहा है, तारतम्यता, और उच्चारण में भी एक फ्लो आए, लगे कि हाँ भाई उच्चारण हम कर पा रहे हैं। अब है इंटरनेट और इंटरनेट पत्रकारिता। देखो, इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है। ये नई पीढ़ी की आदत है कि हमें, जो आज की नई जनरेशन है, उसको पल पल का अपडेट चाहिए होता है, ठीक है। तो होता क्या है, भारत में कंप्यूटर साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग आसानी से अब आजकल कंप्यूटर चला लेते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल मतलब बहुत सारे 50 से 55% लोग जो हैं वो इंटरनेट चलाना सीख जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन होता है उनके पास। अब इंटरनेट का फायदा क्या है? एक तो ग्लोबल रीच है इसकी, ठीक है। झुमरी तलैया से होनोलुलु तक की खबर पढ़ सकते हो अपने मोबाइल पे बैठे हुए, अमेरिका से लेके कानपुर, सब कुछ। इंटरैक्शन, दुनिया भर में आप चर्चाओं में भाग ले सकते हो, बहस हो रही है आप सुन सकते हो, पुरानी फाइलों तक पहुंच, भाई अखबारों की फाइलें खोजने में आसानी, पुरानी आज से तुम्हें चाहे तुम 5 साल 6 साल 10 साल पुरानी अखबार भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। स्पीड बहुत तेज है। क्या होता था पहले, टेली प्रिंटर 1 मिनट में 80 शब्द ही बता पाता था, अब 1 सेकंड में 56 KB, लगभग 70,000 शब्दों का डेटा इधर से उधर हो जाता है। तो डेटा की स्पीड बढ़ गई है ट्रांसमिशन की, ठीक है, इंटरनेट की वजह से। सूचना भी मिल रही है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, बातचीत भी हो रही है। तो इसका कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ा है, रिसर्च के लिए इजी हो गया, भाई आपको कुछ ढूंढना है तो मिल जाता है गूगल पे, और बैकग्राउंडर और संदर्भ सामग्री तुरंत उपलब्ध। आपको कोई भी अगर किसी चीज का बैकग्राउंड चाहिए, संदर्भ सामग्री चाहिए, वो सब आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। कुछ इसका नेगेटिव पक्ष भी है, जैसे इंटरनेट पे अक्सर अश्लीलता, गलत प्रचार, भ्रामक जानकारी, गंदगी फैलाने का एक जरिया भी इंटरनेट है। यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को दूर रखना चाहिए, वो भी इंटरनेट पे खुलेआम चलती हैं। तो इंटरनेट की एक पत्रकारिता भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट पर अखबारों को भी प्रकाशित किया जाता है। खबरें, लेख, चर्चाएं, बहस, फीचर, डायरी, झलकियां सब आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्योंकि हर समय की धड़कन को दर्ज करना, हर मिनट क्या हुआ, एक इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से ही आपको पता चलता है। तो वर्तमान में प्रमुख जो अखबार हैं वो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूह और निजी कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ चुकी हैं, और इसलिए पत्रकारिता का ये तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग माध्यम है। इंटरनेट में चीजें बदल गई हैं, न्यूज अब इंटरनेट पे आ चुकी है। थोड़ा मैं आपको इसका इतिहास बता दूं तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के 3 चरण हैं। इसका पहला दौर था 1982 से 1992, दूसरा दौर था 1993 से 2001, तीसरा दौर था 2000 से लेके अब तक। ये मैं विश्व की बात कर रहा हूं, ये मैं इंडिया की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ये विश्व की जानकारी है। तो पहला दौर जो था, इसमें एक प्रयोग किया जा रहा था इंटरनेट पत्रकारिता कैसी है, यानी कि बड़े प्रकाशन जो समूह होते थे, पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर उपस्थिति दर्ज करानी शुरू करी। यानी कि इसमें AOL जैसी कंपनियां सामने आई। कुछ ऐसी कंपनियां आई जो चाहती थी कि भाई हाँ, हम शुरू में थोड़ा सा एक स्टार्टिंग करें न्यूज़ वगैरह की। फिर दूसरा दौर आया, इसमें क्या हुआ, HTML का विकास हुआ, ईमेल सेवा आ गई, ब्राउजर वगैरह आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, ये सारी कंपनियां आ गई, और इसके बाद इंटरनेट कंपनियों की बाढ़ आ गई, ठीक है, एक तरीके से। और 1996 से 2002 के बीच में अमेरिका में 5 लाख नौकरियां खत्म हो गई। यानी कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउस थे वो टिके रहे और इंटरनेट की प्रासंगिकता कायम रही। जो बड़े बड़े जितने भी न्यूज़ वाले थे वो सारे अमेरिका के ऑनलाइन आने की उसमें फिराक में थे। इससे बहुत सारी नौकरियां भी खत्म हो गई, ठीक है, जो पत्रकारिता पहले चलती थी। तीसरा दौर आया, अभी भी भाई इंटरनेट टिकाऊ है, चल रहा है। इंटरनेट पत्रकारिता स्थायी रूप से अब एक तो इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, हर जगह पे, खत्म नहीं हो गया है। भारत में इसका पहला दौर था 1993 से 2002, दूसरा दौर था 2003 से वर्तमान तक। तो ये भारत के संदर्भ में है, याद रखना, वर्ल्ड वाला अलग है, इंडिया वाला यहाँ पे संदर्भ अलग है। तो भारत में इसका पहला दौर था
1993 से 2002 तक का। इसमें सिर्फ प्रयोग करके देखा जा रहा था और इसमें डॉट कॉम बूम और उसके बाद गिरावट। पहले क्या हुआ, थोड़े थोड़े लोग आए जागे, बाद में थोड़ा गिरावट हो गया। मीडिया उद्योग मीडिया उद्योग से जुड़े पुराने खिलाड़ी ही टिके रहे, छोटे छोटे लोग तो टिक नहीं पाए पहले चरण में। तो जो कुछ बड़े मीडिया हाउस थे भाई वो ही यहाँ पे टिक पाए। दूसरा दौर आया तो बड़े अखबार और टीवी चैनल एक्टिव हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनीर, ये सब आ गए। एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक, ये सब ऑनलाइन आ गए। और इंडिया टुडे का पेड वर्जन भी आ गया। और कुछ साइटें ऐसी हैं जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज। तो अब तो दूसरा चरण है 2002 से जो 2003 से जो चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें बदली हैं। भारत में अगर कोई सच्ची वेब पत्रकारिता कर रहा है तो यहाँ पे है भाई rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी। ठीक है, भारत की पहली गंभीर साइट रेडिफ थी। वेब पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ठीक है, तहलका.com ने ही वेब पत्रकारिता भारत के अंदर जो है वो शुरू करी थी। हिंदी नेट संसार, हिंदी वेब पत्रकारिता। एक होता है वेब पत्रकारिता, अब वो इंग्लिश में भी हो सकती है, लेकिन हिंदी में करना अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हिंदी हर किसी को लिखने में दिक्कत आती थी पहले। तो इसकी शुरुआत वेब दुनिया से हुई। वेब दुनिया इंदौर के नई दुनिया समूह द्वारा शुरू किया गया हिंदी का पहला एक पोर्टल था, जहां वेब दुनिया में ऑनलाइन सब कुछ खबरें चलाई गई। तो कुछ आज की डेट में हिंदी के समाचार पोर्टल हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, प्रभा साक्षी। ठीक है, प्रभा साक्षी तो ऐसा अखबार है जो प्रिंट में आता ही नहीं है, सिर्फ अवेलेबल ही इंटरनेट पे है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सर्वश्रेष्ठ अगर हिंदी समाचार की कोई साइट है तो वो बीबीसी हिंदी है, एकमात्र साइट है जो इंटरनेशनल मानकों के अकॉर्डिंग अपनी खबर चलाती है। वेब दुनिया शुरू में बहुत ही उम्मीद थी इससे, फिर इसका स्टाफ कम हो गया, अब ये अपडेट कम देते हैं तो थोड़ी क्वालिटी कम हो गई है। हिंदी वेब जगत का सकारात्मक पक्ष क्या है भाई, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, एक्टिव हैं, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय, ये मैगजीन्स आती रहती हैं। सरकार भी कोशिश करती है, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, कि भाई हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, हिंदी में चीज़ें आने लगें। डेटाबेस निर्माण, तो भविष्य में ऑनलाइन पत्रकारिता को मजबूती देगा, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाले टाइम पे और भी आपको पोर्टल्स दिखेंगे। मुख्य समस्याएं क्या हैं, देखो हिंदी में अभी इसका शुरुआती चरण है। सबसे बड़ी समस्या आती है हिंदी के फॉन्ट और कीबोर्ड, ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड कीबोर्ड अब ऐसा आता नहीं है इतना, मतलब अभी तो धीरे धीरे बन रहा है कि एफ है तो उसके ऊपर वैसा ही हिंदी का कुछ लिखा हो। ठीक है, डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता, यानी कि होता क्या है कि वो फॉन्ट हो सकता है एक वेबसाइट पे खुले पर दूसरे पे ओपन ही ना हो, करप्ट दिखे। तो इसके लिए एक ऐसा फॉन्ट चाहिए जो हर जगह पे आए। तो माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा उतना एक्टिवनेस आई नहीं है। बहुत बारी हिंदी के फॉन्ट कॉपी करो आप, अगर मान लो कोई पीडीएफ है वो कॉपी करो पेस्ट करो, आते ही नहीं है वो फॉन्ट, है ना। अब बात करें पत्रकारीय लेखन की, तो देखो पत्रकारीय लेखन एक ऐसा लेखन होता है जो समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए तैयार किया जाता है। एक ऐसा लेखन है, या तो वो न्यूज़पेपर में जाएगा, मैगजीन में जाएगा, टीवी में या रेडियो में, कहीं भी जा सकता है। यानी कि इस लेखन से आप लोगों को सूचना दे रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो सकता है एंटरटेन कर रहे हो सकता है कि आप उनको कोई खबर पहुंचा रहे हो। तो सारे तथ्य होते हैं, कोई कल्पना नहीं होती पत्रकारीय लेखन में, और इसे अक्सर जल्दी में लिखा गया साहित्य भी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता होती है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्ट होता है। जब पत्रकारीय लेखन होता है तो उसको लिखा जाता है अच्छे से। देखो पत्रकारीय लेखन लोकतांत्रिक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है ये। ठीक है, जनमत निर्माण का साधन, जनता से पूछना उसके बाद उसका लेखन करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्ता और समाज पर निगरानी रखना, समाज में क्या चल रहा है इसका लेखन करो, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर लेखन करो। सूचना व विचारों का एक माध्यम होता है ये। तो अखबार और न्यूज मीडिया जनता को एक खिड़की प्रदान करते हैं, जिससे जनता को सारी घटनाएं देश दुनिया की समय समय पर पता चलती रहती हैं। तो तीन तरीके के पत्रकार हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी भी समाचार संगठन के लिए परमानेंटली काम करते हैं, नियमित एक वेतन सैलरी उनको मिलती रहती है।
अंशकालिक पत्रकार होते हैं, जिसको स्ट्रिंगर कहा जाता है। इनको एक तय, एक फिक्स ये होता है कि भाई आपको इतना मिलेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते। एक होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये अलग अलग जगहों पर पेमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पत्रकारीय लेखन की मुख्य विशेषता, देखो जो पत्रकारीय लेखन होता है उसमें तथ्य लिखे जाते हैं, गढ़ी हुई बातों से इसमें बचना होता है, मनगढ़ंत बातें ना हो। तत्कालिकता यानी कि नई घटनाएं इसमें लिखी जाती हैं, सरल और स्पष्ट भाषा होती है, संक्षिप्त में होता है, ज़्यादा लंबे में नहीं होता, बचना होता है लंबा लिखने से, और विषय थोड़ा रोचक तरीके से, ऐसा हो कि पढ़ने में मजा आए, ऐसा होना चाहिए। साहित्य लेखन, सॉरी ये वाला आप स्किप कर सकते हो। पत्रकारीय लेखन के मेन उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बता ही दिया था पीछे। सूचना प्रदान करना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना और लोगों का मनोरंजन करना, ये पत्रकारीय लेखन के कुछ मेन उद्देश्य माने गए हैं। इसके अलावा पाठकों का ध्यान में रखकर लेखन करना। देखो पाठक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई रीडर हो सकता है, विद्वान हो सकता है, कोई पढ़ने वाला मजदूर हो सकता है, कोई किसान हो, कोई विद्यार्थी हो। तो भाषा ऐसी हो जो सरल हो, ठीक है। जटिल विचार, ज्यादा हाई लेवल की हिंदी, हाई लेवल की इंग्लिश नहीं लिखनी चाहिए जो समझ ही ना है। क्या समाचार लेखन की कोई शैली होती है? हाँ भाई, अखबारों में अधिकतर एक निश्चित शैली होती है, मैंने आपको बताया था, उल्टा पिरामिड शैली होती है, ठीक है। ये पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समाचार लेखन की शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पीछे। 6 ककार कौन कौन से होते हैं? देखो समाचार लेखन में यहाँ पे 6 ककार होते हैं। एक तो क्या पूछा जाता है, व्हाट, कि घटना क्या हुई है। फिर है कौन, यानी कि हु, किसके साथ घटना हुई है, किसने किया है। कहाँ, यानी वेयर, ये घटना कहाँ हुई है। कब, यानी कि व्हेन, ये घटना कब हुई। और क्यों, यानी कि वाई, ये घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या था। और कैसे, यानी कि हाउ, ये घटना कैसे घटी, इसका पूरा प्रक्रिया, इसकी तरीका, इसका क्या रहा, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यही होता है इंट्रो, उसके बाद इसकी बॉडी होती है, फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हो, यहाँ पे दिल्ली में रात 11 बजे भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हुआ, यातायात हुआ ठप। तो इसमें 6 ककार यूज हो गए। क्या हुआ भाई, भारी बारिश हुई, जल भराव हुआ। कौन, यानी कि किसके साथ, दिल्ली के नागरिकों को दिक्कत आई। कहां, दिल्ली में। कब, रात 11 बजे। क्यों, तेज बारिश के कारण, ड्रेनेज की कमी के कारण। कैसे, बारिश के कारण ओवरफ्लो हो गई। तो इस तरीके से समाचार पत्रों में ना ये 6 ककारों के द्वारा हर चीज का आंसर दिया जाता है। अब बात करें फीचर क्या होता है, तो देखो फीचर लेखन अखबार और पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एक ऐसा लेखन है, थोड़ा क्रिएटिव होता है, थोड़ा पर्सनल होता है। आप अपने मन से थोड़ा सा उसमें उसको बढ़ा के लिख सकते हो, चीजें ऐड करके, मनोरंजन होता है। समाचार तो होता है तत्कालिक, थोड़ा तथ्यात्मक। फीचर में थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। तो समाचार और फीचर में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे समाचार तत्कालिक सूचना देता है, फीचर सूचना भी देता है, मनोरंजन भी करता है, और उसका दृष्टिकोण लेखक का होता है। शैली की बात करूं तो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन फीचर को एक कथा की तरह, एक फ्लेक्सिबल तरीके से लिखा जाता है। भाषा की बात करूं तो समाचार थोड़ा तथ्यात्मक होता है, सपाट एकदम चलता रहता है, लेकिन फीचर में भावनाएं भी होती हैं, आकर्षण भी होता है, इसमें रूपात्मक, थोड़ा क्रिएटिविटी का भी, मतलब कल्पना भी होती है इसमें थोड़ी। लेखक की कितनी भूमिका है भाई, समाचार के अंदर क्या है, रिपोर्टर अपने विचार नहीं लिखता, फैक्ट लिखता है, लेकिन फीचर में लेखक के विचार लिखे जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस लिखे जाते हैं। वर्ड लिमिट की बात करूं तो समाचार बहुत छोटा लेख होता है, लेकिन फीचर लंबा होता है, 2000 शब्द तक का भी हो सकता है। विषय की बात करूं तो न्यूज़पेपर में तत्कालिक घटनाएं आती हैं, लेकिन फीचर में थोड़ा गंभीर विषय भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, या कोई मतलब इंटरेस्टिंग सा विषय भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। फीचर में यही है, थोड़ा सृजनात्मक, क्रिएटिव, लेखक की आवाज होती है, ये भावना और दृष्टिकोण भी इसमें होते हैं, उसके मनोरंजन, शिक्षा, सूचना सब मिलती है। पाठक को थोड़ा सा ऐसा स्टाइल में, मतलब उसमें जोड़ा, इंगेज किया जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस बताते बताते वो भी खुद को जोड़ पाए। कोई फिक्स इसका फॉर्मेट नहीं है। फीचर कैसे लिख सकते हो भाई, विषय चुनो जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे लोग जुड़ पाए, ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स डालो, ठीक है। आप एक मतलब कहानी के स्टाइल में उसको लिख सकते हो, थोड़ा इमोशनल तरीके से विवरण दो, जो भी दृश्य हैं, अनुभव हैं, उसको विस्तार से बताओ, जानकारी भी दो, तथ्य भी दो थोड़े, और थोड़ा सा रोचक तरीके से उसकी शुरुआत करो जो किसी को इंटरेस्ट आए। फीचर के विषय हो सकते हैं वार्षिकोत्सव पर, टूर का अनुभव, या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति है, भगत सिंह जैसे लोग हैं, उनकी कहानी, सामाजिक मुद्दों पर हो सकता है कुछ, है ना, स्त्री शिक्षा, त्योहारों पर हो सकता है फीचर लिखो कि आपकी दिवाली कैसी गई, आपकी होली कैसी गई, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है विशेष रिपोर्ट क्या है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? देखो, स्पेशल आप किसी घटना के ऊपर, किसी समस्या को या किसी मुद्दे को गहराई से छानबीन करके और उसका एनालिसिस करके आप तैयार कर रहे हो, यानी कि सामान्य समाचार से आगे जाकर थोड़ा आप उसके हिडन फैक्ट्स को सबके सामने ला रहे हो जो औरों को नहीं पता। तो इसमें गहन पड़ताल होती है, फैक्ट्स को इकट्ठा करना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, फिर उसका निष्कर्ष निकलता है। इसके अलावा व्यापक उसको यानी कि थोड़ा डिटेल में जाके कारण क्या था, परिणाम क्या हुए, उसके व्याख्या देनी होती है। आपको जानकारी से जोड़ने के लिए आपको थोड़ा ऐसा लिखना पड़ता है विशेष रिपोर्ट में कि लोगों को सोचने को मजबूर करो कि भाई ये चीज़ लिखी है तो ये हुआ, तो हुआ क्यों। तो एक तो खोजी रिपोर्ट होती है इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें निकाली जाती है, नई जानकारियां, छुपी हुई जानकारियां उजागर करना, जैसे भ्रष्टाचार या घोटाले की जानकारी। इन डेप्थ रिपोर्ट होती है, जो पहले से अवेलेबल आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, उनको गहराई से छानबीन करके तैयार करना। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है, किसी घटना या किसी मुद्दे के पीछे के कारणों को एनालिसिस करके दिखाना। विवरणात्मक रिपोर्ट होती है, किसी घटना को बहुत डिटेल में, मतलब आप दृश्य दिखा दिखाकर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हो जिससे आपको लगे कि आप खुद वहां पे हो। ठीक है, जैसे खोजी रिपोर्ट है, इसमें आप लिख सकते हो नगर पालिका में घोटाला हुआ, स्कूल में फंड का मिसयूज हुआ। इन डेप्थ रिपोर्ट का एग्जांपल है जल संकट की जड़ों की पड़ताल, की जल का संकट हो क्यों रहा है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में आप लिख सकते हो ऑनलाइन शिक्षा का क्या प्रभाव है, विश्लेषण करो इसका। विवरणात्मक रिपोर्ट में आप लिख सकते हो बाढ़ प्रभावित गांव की जमीनी स्थिति, पूरा विवरण दो, डिटेल से एकदम अच्छे से बताओ क्या स्थिति होती है वहां पे, ये सब होता है। विचारपरक लेखन क्या है? ये भी एक पत्रकारीय लेखन का ही एग्जाम्पल है, किसी टॉपिक पे, किसी घटना पर गहराई से विश्लेषण करना, अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी आलोचना तक भी आप लिखोगे। ठीक है, जिससे कि आप चाहते हो कि जो भी पढ़ रहा है वो आपको उसका रिस्पॉन्स भी दे, उसको अच्छा लगे, है ना। इसके अलावा संपादकीय लेखन, जिसको हम एडिटोरियल भी कहते हैं, ये क्या है? अखबार की आधिकारिक राय। कोई भी अखबार किसी खबर के बारे में अपनी क्या राय रखता है, इसमें वो चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा इसका लेखक कौन होता है? इसमें आपका सहायक संपादक होता है या पूरी टीम होती है, अकेला नहीं होता व्यक्ति। विशेषता क्या है भाई? किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं होता एडिटोरियल, वो अखबार की आवाज होती है। विषय क्या है? कोई भी समसामयिक मुद्दा, बहुत ज्वलंत मुद्दा, कोई नीति या कोई राजनीतिक विषय, सामाजिक विषय हो सकता है। तो इसका लक्ष्य होता है पाठकों को एक दिशा देना, जनमत बनाना कि भाई जनता क्या सोचती है इस बारे में, और हमें सोचने पे मजबूर करना। ठीक है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज भी कहा जाता है कि किसी मुद्दे पर अखबार की क्या राय है, ये जरूर पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेख क्या होता है? ठीक है, लेख क्या है? एक ऐसी रचना जो किसी समसामयिक मुद्दे पर हो सकती है। थोड़ा सा आप कुछ कोई लेख लिख रहे हो, गहराई से सोच विचार करके, फैक्ट्स डाल के, और आपका स्वतंत्र दृष्टिकोण है। ठीक है, और यह लेख आमतौर पर अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं और विशेषज्ञ या वरिष्ठ पत्रकार इन्हें लिखते हैं। एक कॉलम ऐसे होता है, ठीक है, उन कॉलम्स में क्या होगा कि कोई स्पेशलिस्ट है, वो अपनी राय रख रहा है, तो वो कॉलम है, एक तरीके से वो अपना लिख रहा है वहां पे अखबार में। ठीक है, संपादक के नाम पत्र क्या होता है भाई? ये तो आप बचपन से लिखते आ रहे हो। अखबार में आप छापने के लिए कुछ भी आप बता रहे हो अपनी राय या कोई जनता की समस्या, वहां के एडिटर को, संपादक को, कि भाई ये समस्या अपने अखबार में लिखो ताकि हायर अथॉरिटीज का ध्यान इस समस्या पे जाए। ठीक है, तो विषय को आपको स्पष्ट रूप से चुनना होता है, आपको इमोशनल ना होकर तथ्य और सटीकता ज्यादा देनी होती है। भाषा थोड़ी सी ऐसी हो, शिष्ट है ना, तमीज वाली भाषा हो, सिंपल हो, और 100 से 150 शब्द का ही हो, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी होती। आपको व्यक्तिगत प्रचार या बढ़ा चढ़ाकर उसमें बातें लिखने से बचना होता है। फिर है साक्षात्कार। क्या होता है? ये होता है इंटरव्यू किसी का। ठीक है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति से सूचना ली जाएगी, उसकी राय, उसका अनुभव, उसकी भावनाएं जानी जाती है। तो पहले से एक उद्देश्य होता है, एक फॉर्मेट होता है। आपको ये नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट बैठ के किसी का इंटरव्यू लोगे, आपको पहले उस पर स्टडी करनी होती है कि इससे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना, क्या सवाल कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, क्या पूछने से बचना है, ये सब। ठीक है, पत्रकारीय साक्षात्कार का उद्देश्य। अब ये इंटरव्यू होते क्यों हैं भाई? ये होते किस लिए हैं? समाचार, फीचर, रिपोर्ट आदि के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कोई समाचार लिखना है तो आप बता सकते हो ना, ये इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने ये कहा था तो मैं ये खबर में डाल रहा हूं। ठीक है, गहराई से जानकारी लेनी है, या आप जनता को दिखाना चाहते हो कि भाई आप जानो इनके बारे में कि भाई ये जो है विजय माल्या ऐसे थे, तो उनका आपने इंटरव्यू देखा तो आप उनके बारे में जान पाओगे। ठीक है, एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या गुण होने बहुत जरूरी है इंटरव्यू में?
आपको ज्ञान हो विषय का भी और व्यक्ति का भी, किससे आप ले रहे हो। थोड़ा संवेदनशील आपको रहना पड़ता है भाई, ठीक है, आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ता है, आप जुड़ो उससे, और कठिन सवालों को भी आप सम्मान तरीके से पूछो, और धैर्य रखो, सुनने की क्षमता रखो, और साहस रखो। कोई हो सकता है टफ सवाल भी हो तो आप हिम्मत करके पूछो, हो सकता है सामने वाला जवाब दे दे। तो आपको तैयारी करनी होती है, आप उसके बारे में पढ़ो, उसकी बैकग्राउंड की सामग्री इकट्ठा करो, सवालों की एक लिस्ट तैयार करो, उद्देश्य स्पष्ट रखो, संभव हो तो रिकॉर्डिंग करो, ठीक है, जो भी इंटरव्यू आप ले रहे हो इफ पॉसिबल उसकी रिकॉर्डिंग जरूर रखनी चाहिए। तो ये विशेष लेखन के क्षेत्र क्या है भाई, अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखा जा सकता है, व्यापार के ऊपर, खेल जगत का, मनोरंजन का, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, ये स्पेसिफिक्स कैटेगरी हैं थोड़ी, इसके ऊपर आप लिख रहे हो तो विशेष लेखन हो जाएगा। अब बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, देखो बीट रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टर को जिसमें इंटरेस्ट है और जिसमें वो एक्सपर्ट है उसके अनुसार उसको काम दे दो, यानी कि क्राइम रिपोर्टिंग, किसी को क्राइम वाली जानकारी ज़्यादा है तो उसको दे दो, उसकी एक्सपर्टीज़ है। खेल रिपोर्टिंग, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसे रिपोर्टर्स को काम दिया जाता है जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, ठीक है। विशेष लेखन हमारा हो चुका है पीछे। इसके अलावा विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है, देखो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जा सकता है, और जिस क्षेत्र में आप लिख रहे हो, मान लो खेल का लिख रहे हो, व्यापार का लिख रहे हो, तो वही टर्म्स यूज करोगे जो उसमें यूज होती हैं। व्यापार के ऊपर लेख लिख रहे हो तो मंदी, शेयर गिरा, सोना उछला, ऐसे वर्ड यूज करोगे। पर्यावरण पे लिख रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आर्द्रता, ऐसे शब्द यूज करोगे। खेल पे लिख रहे हो तो टीम ने घुटने टेके, जीत की हैट्रिक, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे। तो जो टर्म्स होंगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी जैसा आपका टॉपिक है। कविता लिखने के लिए कुछ जरूरी घटक, कविता वाला भी आपका आ सकता है। तो देखो कविता लिखने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कविता में भाषा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि भाषा से ही, नए प्रयोग से ही कविता सुंदर बनती है। शब्दों का सही चयन बहुत जरूरी है, शब्द हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं भाई, सही शब्द होंगे तो कविता असरदार होगी, कविता में मजा आएगा। छंद और तुक, तुकबंदी बहुत जरूरी है, राइमिंग आनी चाहिए, है ना, एक ताल बननी चाहिए, तभी एक संगीतात्मकता वाली फीलिंग आती है। अनुभव और कल्पना, तो कवि अपने अनुभव और कल्पना को मिलाकर कविता लिखता है, कहते हैं ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उसकी अनुभव और उसकी कल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल कल्पना भी मत रखो, मिक्सअप चलता है थोड़ा। और इसके अलावा सहज संप्रेषण शक्ति, यानी कि कवि केवल अपने लिए नहीं लिखता, कवि को जनता को बताना है अपने विचारों को, तो वो ऐसी कविता लिखे जो सरल हो, प्रभावी हो, पाठक उसे आसानी से समझ पाए। और भाव और विचार की अनुभूति, यानी कि कविता भावनाओं से भरी होती है, यानी कि कवि अपने विचार उसमें लिखता है, अपने भावों को लिखता है, फिर भी उन्हें कविता के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां एक सामान्य व्यक्ति भी भाई उसको आराम से पढ़ सकता है, ठीक है। जहां एक सामान्य व्यक्ति की सोच, अगर नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा ही सोच सकता है, कवि तो अपनी बहुत गहरी सोच रखता है, तो इसी वजह से कवि बहुत आगे बढ़ जाता है। दैट्स वाई कवि थोड़ा डिफरेंट एक पर्सन है आम व्यक्ति से। बात करें नाटक की, तो नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व है, समय का बंधन क्या होता है। देखो समय बहुत जरूरी है, नाटक में समय का सही यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो नाटक बोरिंग हो जाएगा। समय सीमा, तो नाटक की शुरुआत से अंत तक एक फिक्स टाइम लिमिट होती है, बहुत जरूरी है उसमें पूरा हो नाटक। रस और कौतूहल, अगर नाटक समय के अनुसार नहीं चलता तो भाई दर्शकों को आनंद जो है और जो जिज्ञासा है वो फील ही नहीं होगी, वो मजा ही नहीं आएगा। धारावाहिक नहीं, यानी कि नाटक को टेलीविजन सीरियल की तरह लंबे समय तक नहीं खींच सकते, नाटक को एक फिक्स टाइम में पूरा करना होता है, उसका एक स्लॉट होता है, इसमें कंप्लीट करना है। और नाटक में जब उसका मंचन चल रहा होता है तो वो हमेशा वर्तमान काल में होता है, भले ही कहानी आपकी पास्ट की हो, पर जो कैरेक्टर्स हैं वो तो मौजूद है ना वहां पे, तो वो कहेंगे मैं अभी जा रहा हूं, मैं यहीं पे आया हूं, ऐसे मतलब वो बोलते हैं। और उसका जो डायरेक्शन होता है पूरा नाटक का, वो भी वर्तमान में होता है। तो नाटक के 3 भाग हैं, शुरुआत है, इसका बीच का भाग है और इसका अंत है। बहुत जरूरी है कि भाई इसका बैलेंस बना रहे इन तीनों चीजों का। नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो देखो नाटक में सबसे पहले तो इसका प्लॉट आता है, कथा वस्तु नाटक की आत्मा है प्लॉट। इसमें बताया जाता है कि नाटक में क्या घटना घट रही है, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या बीच में संघर्ष आता है, अंत में कहानी कैसे खत्म होती है। अगर प्लॉट में मजा नहीं है तो नाटक भी किसी को पसंद नहीं आएगा।
जैसे किसान पर अत्याचार, उसकी लड़ाई और अंत में न्याय मिलना, ये इसकी कथा वस्तु है। तो लोग जब इसको देखेंगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा। फिर है कैरेक्टर। पात्र वो लोग होते हैं जो नाटक में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। उसका स्वभाव, सोच और व्यवहार हर किसी का अलग होता है। तो पात्र भी दो तरीके के हैं। एक तो मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र, जिनके आसपास पूरी कहानी चलेगी। फिर आते हैं सहायक, सपोर्टिंग रोल में जो होते हैं, जो कहानी को आगे खींचते हैं। तो जितना भाई लाइवली कैरेक्टर्स होंगे, जीवंत होंगे, उतना ही अच्छा लगेगा सामने वाले को। फिर है डायलॉग। जो नाटक है उसके डायलॉग अच्छे होने चाहिए, संवाद अच्छा हो, सरल हो और प्रभावी हो, और जैसा कैरेक्टर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग डायलॉग होने चाहिए, ठीक है। और अच्छे संवाद से ही आप कहानी से जुड़ पाओगे। संवाद बेकार होगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा। एक्टिंग बहुत जरूरी है। अभिनय का मतलब होता है अपनी भूमिका को जीकर दिखाना, कि बोलने का तरीका, चेहरे के हाव भाव, आपके हाथ पैर की गति कैसी है, आंखों की भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो अच्छा अभिनय होना बहुत जरूरी है नाटक में। फिर है मंच व्यवस्था। तो मंच वो जगह है जहां नाटक खेला जाता है। महल का दृश्य बनाया जाता है, गांव का दृश्य, जंगल का दृश्य, अदालत का दृश्य। मंच जितना अच्छा लगेगा नाटक भी देखने में उतना अच्छा लगेगा। फिर है वेशभूषा, कॉस्ट्यूम, यानी कि जैसे आप कॉस्ट्यूम पहनाओगे पात्र और रियल लगेगा। पता चलेगा ना अमीर है, गरीब है, राजा है या किसान है। अब राजा है तो उसको मुकुट और शाही कपड़े पहनाने पड़ेंगे, किसान है तो भाई वो साधारण सा अपना धोती कुर्ता पहनेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। फिर है रस, भावना बहुत जरूरी है। दर्शकों के मन में पैदा होने वाली भावना बहुत जरूरी है। श्रृंगार रस यानी कि प्रेम भावना, हास्य रस यानी कि लोगों को हंसी भी आए, करुण रस यानी कि लोगों को दुख भी महसूस हो, वीर रस यानी कि साहस भी फील हो, भयानक रस यानी कि डर की भी फीलिंग हो। तो रसों का यूज सही से करो ताकि लोगों को पता चले हाँ थोड़ा सा रियल लग रहा है भाई देखने में, ठीक है। और फिर है दृश्य या अंक, जो आपके सीन्स होते हैं। तो नाटक को छोटे छोटे अंकों में डिवाइड किया जाता है। कोशिश करें कि भाई एक एक हिस्सा, एक एक एक्ट आपका अच्छा हो। दृश्य बदलने से जगह, समय या घटना बदल जाते हैं। दृश्य बदला, अभी महल का दृश्य था, फिर रामायण है तो मान लो अगला दृश्य अब जंगल का आएगा। तो ये दृश्य बदलना बहुत जरूरी है। कहानी और उसका इतिहास। देखो कहानी क्या है, एक घटना है, आप कहानी सुना रहे हो, पात्र है, कोई इसमें कैरेक्टर है, एक समस्या है, उसको आप सही से क्रमबद्ध तरीके से लोगों को सुना रहे हो, ठीक है। इसमें कहानी का कोई परिवेश होगा, स्थान होगा, उसमें इंटरेस्ट भी लाना है आपको, एक क्लाइमेक्स भी होगा कहानी में। और कहानी लिखना एक प्राकृतिक कला है, नेचुरल कला है। कुछ लोग इसे अच्छा बना सकते हैं। कहानी, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। तो हर इंसान अपनी बातें दूसरों को सुनाता है, दूसरों की बातें सुनता भी है। तो ये कहानी सुनाने का काम बहुत शुरू से, बहुत पीछे से चला आ रहा है। कहानी का इतिहास। कहानी उतनी ही पुरानी है जितना इंसान का इतिहास पुराना है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा था कि पहले लिखित में कुछ नहीं होता था, पहले सब कुछ मौखिक चलता था। लोग बोल बोलकर अपनी बातें रखते थे, ठीक है। तो धर्म प्रचार के लिए भी कहानियों का ही उपयोग किया जाता था। अपने धर्म की कहानियां सुनाई जाती थी लोगों को, जो लोग सुनते थे खुश होते थे। शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र जैसी कहानियां जो है भाई वो लिखी जाती थी, और आज भी बहुत फेमस हैं ऐसी कहानियां, ठीक है। तो कहानी का जीवन से क्या संबंध है? देखो हर इंसान कहानी सुनता है, सुनाता भी, मैंने आपको बता दिया। तो हर इंसान में कहानी लिखने की मूल भावना होती है, आप अपनी बातें बताते हो। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे विकसित कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कहानी सुनाने का टैलेंट हम सब में है, थोड़ा सा हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और ये मैंने आपको बता दिया, पहले के समय में युद्ध की कहानियां, प्यार की कहानियां, बदले की कहानियां आप इसको सुनते थे। धीरे 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 इसमें कल्पना भी जुड़ गई, ठीक है। तो लोग वही कहानी सुनना चाहते हैं जो अच्छी लगे। तो अब हारने वाला नायक भी वीर बन जाता है, विलन की कहानियां, उसकी बहादुरी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। तो जो कथावाचक है, जो कथा सुना रहा है, जैसा सुनने वाले को पसंद है तो वो कल्पना का भी यूज करता है। लेकिन ध्यान रखें, कहानी की कल्पना असंभव नहीं बल्कि संभव होनी चाहिए। कहानी की कल्पना ऐसी ना हो कि कुछ ज्यादा ही आप तुक्के लगा रहे हो और कल्पना में, इमेजिनेशंस में चले गए हो। तो पहले क्या है, कोई माध्यम नहीं था, ना लिखना आता था ना कुछ। तो धर्म प्रचार, शिक्षा और नैतिक शिक्षा, सारी चीजें मौखिक रूप से होती थी। तो इसी तरीके से कहानियां आई, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं वो हमें शिक्षा देती है। तो इस तरीके से कहानी की शुरुआत हुई, ठीक है। तो हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक खत्म होती है यहाँ पे। आपको आई होप समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।